अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुशामदीद। प्रोग्राम है ज़ियाबीतस के साथ कैसे जिएं, डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन से पूछिए। डायबिटीज़ पाकिस्तान फेसबुक पेज पे आप ये प्रोग्राम वॉच कर रहे हैं और डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान 71 जेल रोड लाहौर से हम ये प्रोग्राम वहाँ के स्टूडियो से नशर कर रहे हैं। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पिछली मरतबा जो प्रोग्राम डॉक्टर इम्तियाज़ हसन के साथ हमने किया था वो एक ऐसी पेचीदगी के मुतालिक था जो ज़ियाबीतस के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, मसलन गुर्दों की ख़राबी। इसी तरह से बहुत ज़्यादा अवामुन्नास में कुछ चीज़ों से डर, खौफ, हरास पाया जाता है जिन लोगों को ज़ियाबीतस है। तो फिर उसके साथ कौन सी ऐसी पेचीदगियाँ हैं जो ज़िंदगियों में आ सकती हैं। आज एक दूसरी बड़ी पेचीदगी जो अनकंट्रोल्ड लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ के साथ जुड़ी हुई है, वो पूछने के लिए हम डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन के पास जाएंगे। डॉक्टर साहब स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। एक दफ़ा फिर से बताते चलूँ नाज़रीन को, डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन, मेडिकल डायरेक्टर डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान, और पाकिस्तान के जो बेहतरीन डायबिटोलॉजिस्ट हैं जो बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी मुख्तलिफ़ सेमिनार्स में करते हैं, डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन उनमें से एक हैं। और हाल ही में डॉक्टर साहब ने डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में जो मरीज़ों की निगहदाश्त अपने मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स की टीम के साथ डॉक्टर साहब सर अंजाम देते हैं और उसको हेड करते हैं, तो डॉक्टर साहब ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से एज ए रिसर्च सेंटर भी इसको अप्रूव कराया। मैं इस पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ डॉक्टर साहब। और डॉक्टर मिस नादिया शेख हमारे साथ हैं। मिस नादिया डायबिटीज़ एजुकेशनिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आज हम आपसे बात करना चाह रहे हैं ज़ियाबीतस में जो आँखों में पेचीदगियाँ हो जाती हैं उनके मुतालिक ज़रा रोशनी डालिए। जैसे अभी आपने बात की कि जो कुछ पेचीदगियाँ जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा खौफ व हरास अवाम में पाया जाता है, जिसमें एक है कि हम के जी पाँव काट दिए जाते हैं, अंधापन का मर्ज़ हो जाता है। तो इस तरह के इश्यूज़ हैं जो काफ़ी एक पेशेंट के लिए काफ़ी एक हरासमेंट का बायस बनते हैं। इसमें जो आँख एक उसमें से ऐसा उज़्व है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही अहम है, और डायबिटीज़ डेफिनेटली इसको अफेक्ट करती है बशर्ते कि अगर ये आपकी कंट्रोल में ना हो। एक हम टर्म यूज़ करते हैं माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन और एक है मैक्रोवेस्कुलर। माइक्रो का मतलब होता है छोटा और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। तो माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन जो छोटी छोटी बारीक शरियानें हैं जो हमारे गुर्दों के अंदर होती हैं, नर्व्स को सप्लाई करती हैं, हमारी आँख के पर्दे को सप्लाई करती हैं, ये माइक्रोवेस्कुलर हैं। जो दिल को सप्लाई करती हैं या टांगों को सप्लाई करती हैं वो मैक्रोवेसल्स हैं। तो ये डायबिटीज़ है माइक्रोवेसल्स को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। यानी ये डायबिटीज़ अगर कंट्रोल ना हो तो 3 किस्म की कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं। एक न्यूरोपैथी, दूसरी है गुर्दों का फाल का ख़राब होने जिसको हम नेफ्रोपैथी पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया, और एक है रेटिनोपैथी यानी जो आँख का पर्दा है उसको इफ़ेक्ट करती है। तो इसके लिए और अच्छी बात इस लिहाज से एक और जो है कि अगर आप अच्छा कंट्रोल रखते हैं, डायबिटीज़ को बड़ी अच्छी तरह मैनेज करते हैं, तो माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। मैक्रो को उतना नहीं पहुंचता जितना माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन को फ़ायदा पहुंचता है। यानी शुगर अच्छे कंट्रोल से आँख का पर्दे पे इफ़ेक्ट है वो बहुत कम चांस हो जाता है, और गुर्दों के अफ़ाल ख़राब होने का चांस कम हो जाता है, और न्यूरोपैथी के को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है अगर आप शुगर को कंट्रोल रखते हैं। डॉक्टर इम्तियाज़, ये बताइएगा कि पर्दा बसारत क्या होता है, और अगर आँख हमें नज़र आ जाए हमारी स्क्रीन पे नाजरीन के लिए, तो डॉक्टर साहब बता सकते हैं कि ये पर्दा बसारत किस जगह पे होता है, और इसके ऊपर भी बताइए कि ज़ियाबीतस में कैसे बुरे असरात पड़ते हैं। अगर आप देखो आँख का ये हमने सेक्शन है जो काटा हुआ है, इसमें बिल्कुल जो बिल्कुल आप नीला सा आपको आगे से सबसे नज़र उभार सा नज़र आ रहा है, ये इसको कॉर्निया कहते हैं। यानी ये बिल्कुल शफाफ किस्म की झिल्ली होती है, और उसके बिल्कुल पीछे एक गोल अंडे की शक्ल में आप देखें जिस पे लेंस है, और यहाँ से वो जो रोशनी की शुआएँ गुज़रती हैं, और बिल्कुल आखिर में जहाँ पे आपको ये आँख का ये ख़त्म हो रहा है वहाँ पे रेटिना एक लफ्ज़ लिखा हुआ, येलो जो है ना उसके रेटिना है।
तो रेटिना है जिस पे आँख का पर्दे का अक्स बनता है। ये बिल्कुल कैमरे की, जो पुराने कैमरे होते थे उसी की शक्ल है जी। कि पुराने कैमरे देखते तो जहाँ पे फिल्म, वो रील्स जो हम फिल्म डालते थे, जिसकी वो रील चलती थी, वो रेटिना है, और लेंस जो आगे बना होता है जिससे शुआएं गुजर के उस पर इमेज बनता है। तो ये बेसिकली जब जो आँख का इमेज, आँख के पर्दे पर जो इमेज बनता है, ये उल्टा होता है। अच्छा जी। तो ये दिमाग हमें सीधा करके दिखाता है। अच्छा। तो ये अल्लाह ताला ने, ये जो पर्दा बसारत है इस पे उल्टा, यानी अगर आप किसी आदमी को देख रहे हैं, वो अगर इस पे जो इमेज बनेगा, आदमी के पाँव ऊपर होंगे और ये नीचे होगा, लेकिन आपका दिमाग इसको सीधा, यानी वो पर्दा बसारत से फिर कोई नर्व है जो वो आपने देखा होगा, अगर हम इसको दोबारा देख सकें, एक बिल्कुल डंडा सा नीचे की तरफ जा रहा है। ये नर्व्स हैं जो ब्रेन के साथ, क्योंकि ये आंखें हैं, ये डायरेक्ट ब्रेन के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो ये कोई ब्रेन ही का हिस्सा तो नहीं जो हमें नजर आ रहा है? अगर आप ऑप्टिक नर्व को कहते हैं, ऑप्टिक नर्व ब्रेन के एक्सटेंशन को कहते हैं, यानी कि जो ऑप्टिक नर्व है, तो क्योंकि फर्स्ट नर्व है, ऑप्टिक नर्व है, ये ब्रेन की एक्सटेंशन होती है, यानी ब्रेन डायरेक्टली कनेक्टेड होता है आँख के साथ, दिमाग के साथ। तो जो है, जैसे कहते हैं ना, दिलो दिमाग तो शायद इतना नहीं होता जितना चश्मो दिमाग आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो ये हम अगर ये आप जहन में पिक्चर रखेंगे तो हमें बहुत सारी पेचीदगियाँ हमें देखने को, डॉक्टर साहब इसमें कुछ नाड़ें भी नज़र आ रही हैं। हाँ, ये खून की नालियाँ हैं जो आपके जो रेटिना को सप्लाई करती हैं, यानी रेटिना की बड़ी रिच सप्लाई होती है, आर्टरीज भी होती हैं, वेन्स भी होती हैं। अच्छा, एक और बात, ये जो आपको गोला सा नज़र आ रहा है, गोल सा पूरा बना हुआ है, इसके अंदर पानी भरा होता है। अच्छा। इसको विट्रियस सोल्यूशन कहते हैं, थोड़ा सा लिक्विड सा होता है, जेली किस्म का जो पानी इसके अंदर होता है। और एक आपको देखें, जो लेंस अंडा सा बना, उसके बिल्कुल आगे जो एक चैम्बर सा नज़र आ रहा है, जिसको हम इंटीरियर चैम्बर भी कहते हैं, इसमें भी पानी होता है, जिसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं हम। अच्छा। तो इसके अंदर भी पानी होता है, जिसको कहते हैं आँख का पानी, कुछ लोगों को खुश्क हो जाता है। तो ये जो आँख एक्वस ह्यूमर होता है, तो ये इसमें बेसिकली इसमें ज़्यादा इसे लिक्विड का होता है। तो इसकी भी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, ये क्यों होती है? जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि पर्दा बसारत के ऊपर क्या असरात पड़ते हैं जब डायबिटीज़ अनकंट्रोल होती है? जब शुगर कंट्रोल नहीं रहती तो सबसे पहले होता है कि जो खून की नालियाँ, नन्ही नन्ही नालियाँ होती हैं जो पर्दा बसारत को सप्लाई करती हैं। अच्छा, पर्दा बसारत पे एक ख़ास सेंसिटिव पॉइंट होता है जिसको मैकुला कहते हैं। मैकुला यानी जो हमें चीज़ें बिल्कुल क्लियर नज़र आती हैं, वो मैकुला पे जब वो इमेज बनता है तो हमें तब क्लैरिटी। पर्दा बसारत का कोई खास हिस्सा है जिस पे सबसे ज़्यादा नर्व्स की कंसंट्रेशन होती है, यानी वहीं पे सारी झमकटा लगा होता है नर्व्स का, और वो सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है ये कि जब डायबिटीज़ इफ़ेक्ट होती है तो इस फोविया या जिस मैकुला पे भी जो आपको ना वो सूजन आ जाती है, जिससे इसके फंक्शन मुतासर होते हैं, नज़र में धुंधलाहट भी आ सकती है। और बाज़ औक़ात के खून की नालियाँ में तंगी आ जाती है और खून की नाली इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि वहाँ से हेमरेज, थोड़ा सा ब्लड भी निकल आता है जो रेटिना पर्दे पे जम जाता है। और जब खुदा ना खास्ता किसी वजह से अगर पर्दा पे बहुत सारा ब्लड जमा हो जाए तो वो एक क्लॉट बन जाता है, और आपको पता है जब क्लॉट पुराना हो जाए थोड़ा सा तो वो श्रिंक करता है। जो श्रिंक करता है तो पर्दा बसारत को जड़ से उखाड़ भी लेता है, तो इससे जो तकलीफ़ ज़्यादा भी बढ़ सकती है, तो इसमें नज़र ज़्यादा बुरी तरह मुतासर हो सकती है। मिस नादिया, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? अच्छा, मैं इसकी अलामत पूछना चाहती हूँ कि डायबिटीज़ में पर्दा बसारत जिसकी भी बात करें थे, उसकी खराबी की पहले जी उसकी अलामत क्या हैं, सिम्टम्स? जैसे हमने बात की थी पिछले प्रोग्राम में कि नेफ्रोपैथी की क्या अलामत है, हम कहते हैं कोई भी नहीं। इनिशियल स्टेज पे आपको नहीं पता चलता कि अगर पर्दा बसारत पे इफ़ेक्ट आ रहा है, क्योंकि ये बहुत माइल्ड किस्म का होता है इनिशियली। खुदा न खास्ता अगर एकदम वो जो से मैंने बताया मैकुला का एडीमा हो गया, यानी सोजन आ गई, तो वहाँ तो फ़ौरन आपकी नज़र पे इफ़ेक्ट आ सकता है, बंदे की बसारत मुतासर हो सकती है। लेकिन अगर उससे बाहर कोई हेमरेज है, कोई ब्लड वेसल तंग हो गई है, बंद हो गई है, उतनी सप्लाई रुक गई है या हेमरेज हो गया, तो ये नहीं पता चलता। कोई ख़ास तरीके से हम उसका हमने एक तरीका रखा हुआ है कि कैसे उसको पता चलाया जाए। हम हर पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि अपनी आँखों का पर्दा आँखों के डॉक्टर से उसके आँख के पर्दे का मुआयना ज़रूर कराए, जिसको हम फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन कहते हैं। वो कैसे करते हैं? वो एक आला होता है जिसके ज़रिए हम वो डॉक्टर उसके अंदर टॉर्च की नमा आला होता है जिसके पर्दे को डायरेक्टली आँख के अपने डॉक्टर
उसको एग्जामिन कर सकता है आँख के वो पर्दे। कोई ऐसा इन्वेसिव प्रोसीजर है उसके लिए बेहोश करना नहीं, पड़ता कोई है? बेहोश करना नहीं है। आप क्लिनिक में आए पेशेंट तो डॉक्टर उसमें एक दवा डालते हैं जिससे आँख की जो पुतली है वो फैल जाती है, जिससे यानी वो खिड़की को और खुल जाती है जहाँ से वो उसको देख सके, तो अच्छी तरह उसका मुआयना किया जा सकता है। या दूसरा इससे जो लेटेस्ट जो उसका जो वर्शन है या तरीक़ाकार है कि फंडस कैमरा होता है, यानी एक तो मशीन के सामने आप बैठ जाते हैं, वो कैमरा वो फंडस की यानी पर्दे आँख के पर्दे की तस्वीर खींच लेता है और उसको प्रिंट भी करके निकाल देता है। वाह, ज़बरदस्त। जी मिस। दूसरा सवाल, तो इसमें जो उन टेक होम मैसेज जी, ये जी, होगा जी। कि जो भी डायबिटिक पेशेंट हैं वो अपने डॉक्टर से ज़रूर कहें और उससे पूछें कि हमें हर 6 माह बाद या साल में एक दफ़ा कम से कम आँख के पर्दे के मुआयने के लिए वो डॉक्टर के पास भेजा जाए, चाहे देखने में कोई तकलीफ़ है या नहीं है। हर किसी को जाना चाहिए? हर डायबिटिक पेशेंट को जाना चाहिए। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या इससे बचना मुमकिन है? अगर ऐसा है तो फिर कैसे पॉसिबल? ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, हम जैसे हम बात करते हैं कि जब भी ऐसी जो माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है, अच्छे कंट्रोल के साथ इसको रोका जा सकता है। अगर आप अपना A1C बड़ा अच्छे मेंटेन रखते हैं, रीज़नेबल रेंज के अंदर रखते हैं, अपनी शुगर को बड़ा अच्छा कंट्रोल रखते हैं, दवाई बाकायदगी से लेते हैं, तो ये गुर्दों का फाल, आँखों का पर्दे का जो कॉम्प्लिकेशन, जो माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है, उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। यानी अगर आप अपने A1C 1% नीचे लेके आते हैं, मिसाल के तौर पे किसी का A1C 8 है, अगर वो 7 पे ले आता है तो उसकी जो माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन 37% कम हो जाती हैं, यानी सिर्फ 1% रिडक्शन से, तो इतना इसका फ़ायदा पहुंचा। तो सवाल आपके का जवाब ये है कि हाँ, इससे बचा जा सकता है। अच्छे कंट्रोल के साथ, अच्छे लाइफस्टाइल के साथ इससे हम बच सकते हैं और रेगुलर इसका हम अपने साल में कम से कम एक दफ़ा आँख के पर्दे का मुआयना ज़रूर करवाएं। डॉक्टर साहब, ब्लड प्रेशर के भी बुरे असरात पड़ते हैं? यस, देखें, ब्लड प्रेशर जो है जो आँख के पर्दे पे 2 चीज़ों का इफेक्ट आता है। एक तो डायबिटीज़ का इफेक्ट आता है, दूसरा होता है कि हाइपरटेंसिव चेंजेस आ जाती हैं, जिसमें हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी भी कहते हैं कि ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल ना रहे तो ये नालियाँ बहुत मोटी हो जाती हैं, वेन्स वो उन पे प्रेशर भी डालती हैं, इसी तरह हेमरेज भी हो सकता है। तो जो बिल्कुल बाइनी ब्लड प्रेशर भी इसी तरह आँख के पर्दे को इफेक्ट कर सकता है अगर कंट्रोल में ना रहे। जी मिस, आप एक कुछ? सवाल जी। आखिरी इसी से रेलेवेंट, सफ़ेद मोतिया और डायबिटीज़, इसका आपस में क्या ताल्लुक या वास्ता? पहले समझ लें कि सफ़ेद मोतिया है क्या। सफ़ेद मोतिया अगर हमने देखें कि हमें वो आँख की तस्वीर मुझे दोबारा हो सकती है, जी दिखाइए ज़रा की तस्वीर। तो ये आँख के वो देखें बिल्कुल जो अंडा सा आपको नज़र आ रहा है, ग्रे से कलर का, वाइट सा कलर का ना, अच्छा, जिस पे लेंस लिखा हुआ है, ये लेंस है, ये धुंधला हो जाता है क्योंकि अगर शुगर कंट्रोल ना रहे। अच्छा, एक और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि लेंस के अंदर पानी होता है। अच्छा जी। अच्छा, ये लेंस फोल्डेबल होता है, यानी बड़ा अच्छा लेंस अल्लाह ताला ने हमें दिया है कि जब हम करीब की चीज़ें देखते हैं तो ये मोटा हो जाता है, जब दूर देखते हैं तो ये पतला हो जाता है। वाह जी वाह। तो अच्छा, होता ये है कि जब शुगर कंट्रोल में नहीं होती तो लेंस का भी पानी निचड़ जाता है, तो लेंस पतला हो जाता है, तो इंसान नॉर्मल बैठा उसको धुंधला नज़र आना शुरू होता है। तो बहुत सारे शुगर के पेशेंट ये कंप्लेंट करते हैं जब उनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती, उनको दूर से साफ नज़र नहीं आता, तो ये उस लेंस के पतले होने की वजह से हो जाता है। अच्छा, इसी तरह अगर शुगर हमारी कंट्रोल ना रहे तो इसके अंदर प्रोटीन भी होती है और पानी भी होता है। जो प्रोटीन है वो डीनेचर्ड हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो उसकी वजह से लेंस में धुंधलाहट बनना शुरू होती है। और जो ये लेकिन ये अगर आप देखो, सफ़ेद मोतिया दरअसल ये एजिंग प्रोसेस है, उम्र के साथ 60-70 साल की उम्र में सबके लेंस में धुंधलाहट आनी है, उसमें से धुंधलापन आएगा और उसका ऑपरेशन होगा, नया लेंस की जगह फिट कर दे। लेकिन डायबिटिक पेशेंट के अंदर ये प्रोसेस ज़्यादा एक्सेलरेट कर जाता है, यानी उनको अगर 50-60 साल की उम्र में अगर ये मोतिया सफ़ेद होना था तो 30-40 साल की उम्र में भी आ जाता है, कुछ लोगों को इससे भी जल्दी आ जाता है, तो लेंस बड़ी जल्दी इफ़ेक्ट हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो ही धुंधलाहट हो अपने डॉक्टर से मशवरा करें। अगर इसमें कैटरेक्ट हो गया, देखने में डिफ़िकल्टी है, तो इसका छोटी सी सर्जरी है जो वेव्स के ज़रिए की जाती है और मामूली सा ऑपरेशन है 15-20 मिनट का। इसको पुराने जो होता है ये जो लेंस है, अगर ख़राब शुदा लेंस को निकाल के आर्टिफिशियल लेंस उसके अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है। वेरी नाइस। मिस, वो आप गाना एक सुनाती हैं कभी कभी, काला डोरिया कुंडे ना लड़े हुए, हैं?
तो ये सफ़ेद काला डोरिया और सफ़ेद मोतिया का आपस में क्या आता है? मैं बताता हूँ ना, जिस तरह सफ़ेद मोतिया होता है उस तरह काला मोतिया भी होता है। काला भी होता है, राइट। डॉक्टर साहब, ये क्या इसका इसका भी डायबिटीज से कोई ताल्लुक है? नहीं, इसका डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, लेकिन काला मोतिया एक अंधेपन की बहुत बड़ी वजह है। हाँ, अगर उसमें ये देखें कि अगर आँख का, अगर हम दोबारा में उस इमेज की तस्वीर पेश आएगी थोड़ा सा उसमें, ताकि हमारे नाजरीन वो समझ सकें। ये इसके आपने देखो एक बिल्कुल इस लेंस के आगे आपने एक वो एक बैलून सा लगता है ऐसे सेमी ल्यूनसी बनी हुई, आप देखें बिल्कुल अगला हिस्सा देखें जो जी। इसके ये जो अगला हिस्सा, इसको हम इंटीरियर चैम्बर कहते हैं, जिस पे लिखा भी हो इंटीरियर चैम्बर है। अच्छा। इसके अंदर पानी होता है और ये पानी ऊपर जो ऊपर एक छोटी से एक बना सिलरी बॉडी लिखा हुआ है। हाँ। सिलरी बॉडी, इसका काम होता है ये पानी को कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करती है और यहीं से भी रीअब्जॉर्ब भी होता है, यानी एक आँख के अंदर प्रेशर पानी का एक ख़ास रखा जाता है, तो ये आँख का प्रेशर इसको कहते हैं। अच्छा, बाज़ लोगों में ये पानी ज़्यादा बनता है, वापस कम जाता है, कोई प्रॉब्लम इसलिए बॉडीज़ के आने या कोई बीमारी की वजह से, तो आँख के लेंस के जो पीछे इंटीरियर चैम्बर है उसका प्रेशर बढ़ जाता है। जब इसमें प्रेशर बढ़ता है तो आँख बाज़ का रेड भी हो सकती है, और ये प्रेशर जो पूरी आँख के अंदर प्रेशर मुंतकिल होता है, ये पर्दे पे भी ट्रांसफ़र होता है। यानी एक बैलून है, उसको पूरा पानी से भर दिया और भरते जा रहे हैं, तो इसका जो पीछे आँख ये पानी है, ये आँख के पर्दे पे भी, रेटिना पे भी प्रेशर डाल रहा होता है, जिससे रेटिना कमज़ोर पड़ सकता है, उसकी वेसल मुतासर हो सकती हैं। अगर ज़्यादा हो तो आँख भी, नज़र भी जा सकती है। और आम तौर पे इसमें अगर बढ़ता जाए तो एक टनल विजन हमें नज़र आती है। टनल विजन होती है जैसे आप सुरंग में से देख रहे हो, आपको एक गोल सा नुक्ता सा नज़र हो, इर्द गिर्द अंधेरा होता है। अच्छा, ये हायोला सा होता है, ब्लैक सा होता है, तो ये टनल विजन भी इसकी कॉम्प्लिकेशन है इसकी काला मोतिया की। बेसिकली काला मोतिया मीन्स कि काला इसीलिए को जो हेला सा नज़र आता है, दरमियान का वो ब्लैक सा होता है। तो इसमें हम जो टेस्ट करवाते हैं उसमें हम पेरीमीट्री करवाते हैं, उसका फील्ड ऑफ विजन देखते हैं कि आँख का जो पर्दा जिस पे प्रेशर की वजह से कोई डैमेज हुआ, कितना डैमेज हुआ और कितना हिस्सा अभी उसका बचा हुआ है। अच्छी बात यह है कि ये भी काबिल इलाज मर्ज है, दवाइयों से, सर्जरी से इसको बड़ा अच्छा इसको मेंटेन किया जा सकता है। लेकिन हर आदमी को, जिसकी खास फैमिली हिस्ट्री हो, 40 साल से उम्र के अफराद जितने भी हैं, उनको अपना आँख का प्रेशर साल में 1-2 दफ़ा सबको चेक करवाना चाहिए, जिनको शुगर है या नहीं है। शुगर वालों को तो लाजमी करवाना है। अच्छा, आँख का प्रेशर जो है, ये जो गोल आप देख रहे हैं आँख को, ये प्रेशर की वजह से वो गोलाई मेंटेन्ड होती है। हाँ, पीछे भी और आगे जो कनकेविटी वो जो कॉर्निया है, कॉर्निया बेसिकली अगर उसमें से पानी निकाल दे, कॉर्निया तो पीछे की तरफ चला जाएगा और आपके आँख पे इफेक्ट आ सकता है। आँख की वो जो विजुअल वो एक शेप है, वो भी शायद इफेक्ट होती है। बिल्कुल, अगर उसमें अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम दिया कि उसके अंदर पानी होता है और पानी का ख़ास प्रेशर रहता है और पानी बनता रहता है, जज़ब होता रहता है, तो एक बैलेंस तरीके से सिस्टम चल रहा होता है। तो अगर ये किसी वजह से, जैसे मैंने बताया, अगर इसको कम हो जाए उसमें भी प्रॉब्लम है। ज़्यादा प्रेशर जो है उसको वो आँख के पर्दे को मुतासर कर सकता है, आँख के अंदर लाली भी आ सकती है। अगर एक्यूट ग्लूकोमा का अगर अटैक हो गया, उसमें आँख रेड भी हो सकती है, जिसको ग्लूकोमा बोलते हैं। जी, ग्लूकोमा बोलते हैं। डॉक्टर साहब, उम्र जब बढ़ती है तो लोग जिनकी दूर की नज़र कमज़ोर होती है वो तो छोटी उम्र में भी ऐनक लगा लेते हैं, मगर जो लोग पहले ऐनक नहीं लगाते थे, बढ़ती हुई उम्र के साथ मर्द और ख़वातीन भी, क्या सभी ऐसे हैं, या ये डायबिटिक अगर हों या नॉन डायबिटिक हों तो सबको नज़र का चश्मा लगाना पड़ता है? और अगर ऐसा है, क्या तनासुब है और क्यों कर ऐसा होता है? अच्छा, इसमें जो होता, जैसे मैंने अभी बात की थी कि जो हमारा लेंस है वो फोल्डेबल लेंस होता है। जब हम नज़दीक की कोई चीज़ देखते हैं, पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, तो हमारा लेंस मोटा हो जाता है, और उसके जो अगर दूर देखते हैं तो वो पतला हो जाता है। अच्छा, जो हमारी उम्र ज़्यादा होती है, ख़ासतौर पे 35 साल की उम्र के बाद, ये जो लेंस के गिर्द गिलाफ होता है ये थिक हो जाता है, लचक कम हो जाती है। लचक कम हो जाती है, कैप्सूल जिसको लेंस कैप्सूल कहते हैं वो थिक हो जाता है, यानी उसकी जो फोल्डेबिलिटी है वो कम हो जाती है, और जैसे आपने बताया लचक उसकी कम हो जाती है। तो जब हम नज़दीक देखते हैं तो वो मोटा नहीं होता, वो पतले का पतला ही रहता है, तो हमें नज़र नहीं आता। तो हम एक ऐनक लगाते हैं जिसको अखबार पढ़ने के लिए और किताब पढ़ने के लिए उसको हम लगाई जाती है। तो ये एक नेचुरल एजिंग प्रोसेस है, जैसे इंसान
बूढ़ा होता है। इसमें बिला तखसीस मर्दों ख़वातीन और कोई भी हो जिसमें डायबिटीज़ का होना ज़रूरी नहीं है कि डायबिटिक कोई नज़दीक की नज़र ख़राब होगी। हर आदमी की जिसकी उम्र 35 साल से ऊपर हो उसके अंदर लेंस के अंदर तब्दीली आती है, लेंस कैप्सूल के अंदर तब्दीली आती हैं, जिसकी वजह से उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, फुल, तो इसकी वजह से हमें ऐनक की चश्मे का सहारा लेना पड़ता है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। बहुत सारे पेशेंट हमारे वो घबरा जाते हैं कि शायद उनकी कोई डायबिटीज़ ने ऐसा इफ़ेक्ट कर दिया कि उनको नज़दीक से सही नज़र नहीं आता, मोबाइल नहीं सही से नज़र आता, तो पढ़ा नहीं जाता क्या लिखा हुआ, मैसेज नहीं देखा जाता, तो उनको ग्लासेस यूज़ करने पड़ते हैं। तो आप बिला झिझक ग्लासेस का इस्तेमाल करें, अपना नंबर चेक करवाएं नज़दीक की ऐनक का। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई फ़िक्र की बात नहीं। डॉक्टर इम्तियाज़, ये फरमाइएगा कि लेंस के मुतालिक, अदसे के मुतालिक तो आपने बता दिया, जो हमारी आँख की पुतली होती है, क्योंकि आपने कैमरे से तशबीह दी है इसको, तो कितनी लाइट उसके अंदर जा रही है, कितनी नहीं जा रही, ये पुतली भी तो सिकुड़ती और फैलती है ना। अच्छा, ये बड़ा अल्लाह ने जो मेरे ख़्याल से जो हमें आँख का सिस्टम है वो इतना कंप्यूटराइज्ड और इतना खूबसूरत अल्लाह ने हमें ये निज़ाम दिया है कि, और अगर देखें, अगर हम बहुत सारी एकदम ब्राइट लाइट में चले जाएं और ब्राइट लाइट मसलन सूरज में धूप में निकलें और बहुत सारी ब्राइट लाइट आई है तो वो हमारे पर्दे पे एकदम पड़े तो वो डैमेज कर सकती है हमारे पर्दे बसारत को, रेटिना को। तो अल्लाह ने ऐसे जो ही हम ब्राइट लाइट में जाते हैं, जो पुतली है, जो अपर्चर है कैमरे का जहाँ से सुराख है, वो पुतली सिकुड़ जाती है और जो देखने वाला वो जो उसका साइज़ वो कम हो जाता है और लाइट कम जाती है। यानी देखिए, जब बहुत ब्राइट लाइट है समझे खिड़की कम खोल दी जाती, जब बहुत ब्राइट लाइट है तो खिड़की बंद हो जाती है, यानी छोटी रहती है ताकि कम लाइट जाए और पर्दे को डैमेज ना करे, ताकि हमें कोई ब्लरिंग नज़र ना आए। बहुत सारे, और जब आप जो अंधेरे में जाते तो आँख की पुतली फैल जाती है, आँख की पुतली फैल जाती है ताकि जितनी भी लाइट, कम लाइट है वो आपके पर्दे को देखने में वो आपके इस्तेमाल हो सके। और भी वजह से पुतली फैल सकती है, जैसे अगर कोई बंदा खौफ, डर की वजह से भी आँख की पुतली फैल सकती है। आपने अगर इसका बहुत आपने अच्छा जो देखना हो तो बिल्ली को आप देखें, कैट को, तो अगर वो कैट को आप देखो रात के अंधेरे में उसकी आंखें चमकती नज़र आती हैं, बेसिकली आपको ग्लो सा नज़र आता है। अब तो वो ग्लो बेसिकली वो रेटिना का ग्लो होता है, उसके रेटिना में जो लाइट पड़ती है तो आपको आंखें चमकती नज़र आती हैं। और बिल्ली जब शरारत के मूड में हो या गुस्से में, उसको देखो आंखें, उसकी पुतली फैली हुई होती है और वो आपको गुस्से से वो रिएक्ट भी कर रही होती है। तो ये इसके साथ सिम्पैथेटिक सिस्टम का, हमारे जज्बात के साथ भी इसका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब, मुझे वो बहुत पुरानी बात याद आ गई फार्माकोलॉजी की, और नाम भी मुझे सही याद नहीं आ रहा, वो कोई ड्रॉप्स थे, क्या था, बेलाडोना के क्या, एट्रोपिन ड्रॉप्स, हाँ एट्रोपिन, तो वो उससे भी ऐसे खोल बंद किया जाए। एट्रोपिन ड्रॉप डालते हैं, बेसिकली ऐसे ड्रॉप होते हैं जो आपकी आँख की पुतली को फैला देते हैं, ठीक है, उसको जो मसल हैं उसको ज़रा खुला कर देते हैं और आँख का पर्दे को देखना आसान हो जाता है जब हम उसके एग्ज़ामिन करते हैं। और कुछ देर बाद जो जैसे मैंने बताया, आँख का पर्दे का हमें चेकअप करवाना चाहिए। जब लोग चेकअप करवा के वापस आते तो काफ़ी देर तक उनको ब्लर नज़र आता है। अच्छा, क्योंकि वो रोशनी पर्चर पूरा खुला होता है और रोशनी बहुत, गाड़ी की भी रोशनी है या कोई भी चीज़ रोशनी बहुत बुरी लगती है उनको। तो मैं ये एडवाइस करता हूँ कि आँख का पर्दे का मुआयना है वो शाम को करवाएं, रात को, ताकि आप उसके बाद सो जाएं और सुबह तक आपका असर दवाई का ख़त्म हो जाए और आँख जो पुतली वो अपने नॉर्मल साइज़ पे वापस आ जाए। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, 1 2 3 करके सम अप करने के लिए पर्दा बसारत को और आँख को डायबिटिक पेशेंट्स कैसे सही रखें? देखिए, सबसे जो बुनियादी बात है, जब भी हम बात करते हैं किसी भी कॉम्प्लिकेशन की, तो सबसे बुनियादी नुक्ता यही होता है कि डायबिटीज़ का बहुत अच्छा कंट्रोल रखें और अपने लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा रखें। दूसरा, अपने डॉक्टर से लाजमी तौर पर राब्ते में रहें, अगर और इसके बारे में आप इल्म भी हासिल करें, अपनी जो कॉम्प्लिकेशन कैसे होती हैं, अच्छा कंट्रोल कैसे किया जाता है। और जैसे आपके डॉक्टर बताते हैं कि इसको सर्विलेंस, आप इसको गुर्दों के टेस्ट की हमने बात की थी, जैसे यूरिन माइक्रोएल्बुमिन की बात की थी, आँखों के टेस्ट की। इसकी भी कोई स्क्रीनिंग है? इसकी जो मैंने बताया ना कि आप फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन साल में एक दफ़ा ज़रूर करवाएं। अच्छा, एक बड़ा जो इंटरेस्टिंग ताल्लुक है कि अगर किसी के गुर्दों में माइक्रोएल्बुमिन यूरिया पॉजिटिव आए, यानी जैसे मैंने पिछले बात की, यानी उसके गुर्दों में कुछ इफेक्ट आया, तो उसकी आंखों पे भी लाजमी कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है, क्योंकि दोनों माइक्रोवेसल्स हैं, तो दोनों का आपस में ताल्लुक है। अगर आंखों में कोई पर्दा
कोई ख़राबी नज़र आ रही है तो हमें गुर्दों को भी लाजमी तौर पे चेक करना चाहिए। तो ये दोनों लिंक्ड हैं, दे गो हैंड इन हैंड। डॉक्टर इम्तियाज़ हसन, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में भी आपने बहुत अच्छी मालूमात हमें फ़राहम की। मिस नादिया शेख, आपका भी शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। आप अपनी फ़ीडबैक देते रहिएगा। मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा अगर कोई सवाल है तो डॉक्टर इम्तियाज़ से पूछ लेते हैं। ये तो कमेंट है, उमर बाज़ ख़ान का कह रहे हैं बहुत अच्छा प्रोग्राम है, उनका बहुत शुक्रिया। राना मन्नान कह रहे हैं कि ये बड़ा अच्छा काम किया जा रहा है। बहरहाल फ़ीडबैक का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज के प्रोग्राम में इसी मोड पे इजाज़त लेते हैं, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।